हेलो स्टूडेंट। वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हम कक्षा 11वीं का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपके पास सेट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेट्स होते क्या है, किसको बोलते हैं। तो जैसे कि डेफिनेशन के अनुसार क्या है कि a सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि आपको यहाँ पे डेफिनेशन में दिख रहा है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्या? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है कि मीनिंग डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, रीजन टू रीजन। मतलब कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ रहेगा आपके पास, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा और क्षेत्र से क्षेत्र तक वेरी नहीं करेगा। तो यहाँ पे कुछ वेल डिफाइंड कलेक्शन की हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो आपके पास जो ऑड नेचुरल नंबर है जो लेस देन 10 है, तो आप उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो 1 3 5 7 9। फॉर एग्जाम्पल आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी ने इसको जो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 1 3 5 7 9 लिखा, तो दूसरा विद्यार्थी भी यही लिखेगा और किसी और स्कूल का विद्यार्थी भी यही लिखेगा। इट मीन्स ये आपके पास वेरी नहीं करेगा, ना पर्सन टू पर्सन ना रीजन टू रीजन। अब सेकंड नंबर पे यहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है? द रिवर ऑफ इंडिया। कि जो इंडिया में रिवर है उनके नाम हम इजिली यहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट नेमली A E I O U। तो आपको पता है कि जो इंग्लिश की अल्फाबेट्स है उनमें वोवल्स कितने आपके पास? 5 है। दैट आर A E I O U। तो ये भी आप इजीली लिस्ट आउट कर सकते हो। अब फोर्थ नंबर पे आपके पास वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल। यू नो वेरी वेल, ट्राइंगल्स आर टू टाइप। वो आपको इजीली लिस्ट आउट कर सकते हो आप उसको। फिर आप अगला है आपके पास प्राइम फैक्टर ऑफ 210। तो 210 के जो प्राइम फैक्टर है वो जब आप फैक्टर करते हो तो वो क्या मिलेंगे आपको? 2 3 5 एंड 7। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ इसको 210। 210 के फैक्टर क्या हो गए? पहले ये 2 से डिवाइड होगा, ये होगा आपके पास। फिर 3 से ये हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर से ये 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 7, 35। 7 डिवाइडेड बाय 7। तो आपके पास क्या फैक्टर निकले? 2 3 5 एंड 7। आपके पास सिक्स्थ एग्जाम्पल जो है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 इज इक्वल टू 0। तो इसके आपके पास दो सॉल्यूशन मिलते हैं 2 एंड 3। तो कैसे मिले? एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको अच्छे से पता है। -3x -2x+6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इससे कॉमन निकालोगे आप तो यहाँ पे x-3 मिलेगा और यहाँ से -2 कॉमन होगा तो ये मिलेगा आपको। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? इसके जो सॉल्यूशंस है वो आपके पास दो सॉल्यूशन निकलेंगे, x-2 इज इक्वल टू 0 और x-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला आपको? x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपके पास इस इक्वेशन में दो सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो मुझे उम्मीद है आपको वेल डिफाइंड कलेक्शन समझ आया होगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है कि वो जो मीनिंग होगा आपके पास उस स्टेटमेंट का, वो ना तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना ही रीजन टू रीजन वेरी करेगा, यानी कि वो आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा। मीन्स टू से कि वो रीजन टू रीजन वेरी नहीं करेगा। तो थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं, हम थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि हमने अभी बात करी कि जो सेट होता है आपके पास वो वेल डिफाइंड कलेक्शंस होती है। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिस्ट आउट की है। तो आपने मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इजिली लिस्ट आउट कर सकते हो आप इसको 1 2 3 4 5
6, 7, 8 एंड 9। तो लेस देन 10 ये आपके पास है। सारे नेचुरल नंबर आपने लिस्ट आउट कर लिए हैं। तो इस इसको हर एक विद्यार्थी जो है आपके पास इसी तरह लिस्ट आउट करेगा। तो ये क्या है आपके पास, ये सेट है, क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है आपके पास। ये वाला जो है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और ये आपके पास क्या रहेगा, सेट रहेगा। नंबर दूसरे पे है आपके पास मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लास। तो क्या आप इसको वेल डिफाइंड कलेक्शन बोल सकते हो? तो मोस्ट ब्रिलियंट कौन होगा, कैसे पता चलेगा आपको? इसका कोई क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा है। अगर मैं तो बोलता कि आपकी क्लास में जिस बच्चे के 95 से ऊपर मार्क्स है वो ब्रिलियंट है, तो कोई ना कोई क्राइटेरिया अगर होता है यहाँ पे, तो ये आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन होता। परंतु ये अभी यहाँ पे हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक विद्यार्थी अपनी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों की लिस्ट तैयार करे कि ये वाले विद्यार्थी ब्रिलियंट है, और दूसरे विद्यार्थी को अगर मैं वही काम देता हूँ तो किसी और विद्यार्थी को भी वहां पे इंक्लूड कर सकता है, क्योंकि वो सबका नजरिया अलग अलग होगा। क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफाई नहीं करा है कि ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है वो कौन से है इसमें, जिनके 90% से ऊपर मार्क्स है, या 95 से ऊपर मार्क्स है, या फिर क्लास टेस्ट में किसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके हिसाब से। तो ये आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, और इसलिए सेट भी नहीं होगा। अब यहाँ पे नंबर सी है 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड। अगर आप 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस की बात करें बॉलीवुड की, तो अगर मैं क्लास में दो बच्चों को ये काम दे देता हूँ, तो हो सकता है कि कोई बच्चा बोले कि 5 जो ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है उनमें उनमें ऐश्वर्या है आपके पास, फिर दूसरी काजोल है मान लो, तीसरे पे आपके पास जैकलिन फर्नांडिस है, फिर हो सकता है कि चौथे नंबर पर कोई बात करे कि तनु है, और पांचवें नंबर पे बात करें कोई की कैट है। तो हो सकता है कि एक बच्चे ने ये लिस्ट तैयार करी, और दूसरे विद्यार्थी ने बोला कि नहीं, यहाँ पे जो तनुश्री है उसके पास में कोई और होगा। तो हो सकता है कि उसने कुछ और ही लिख दिया हो, यहाँ पे काजोल, ये जैकलिन फर्नांडिस, और फिर हो सकता है कि तपसी पन्नो यहाँ पे लिख दिया उन्होंने, और फिर कैट। तो यहाँ पे सबका नजरिया अलग अलग होगा कि ब्यूटीफुल कौन सी है। तो ये भी आपके पास जो ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड है, ये आपके पास क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि ब्यूटीफुल का जो यहाँ पे मानदंड होगा वो क्या रहेगा। अगला है 3 ब्यूटीफुल टीचर ऑफ योर स्कूल। अगर हम यहाँ पे 3 मैडम की बात करते हैं कि कौन सी सुंदर है, हो सकता है कि सबके लिए यही वाली बात यहाँ पे भी आ गई कि हो सकता है कि अलग अलग बच्चे को उनका जो नजरिया है वो अलग अलग हो सकता है। तो ये भी आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो अगला है आपके पास टीजीटीज ऑफ योर स्कूल, कि आपके स्कूल में कितने टीजीटी है, तो हम इसको इजीली लिस्ट आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन है। टीजीटी यहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है। तो अगर नॉर्मली हम स्कूल की बात करें तो वहां पे 2 टीजीटी आर्ट्स होता है, और एक टीजीटी नॉन मेडिकल होता है, और एक टीजीटी मेडिकल होता है। तो कुल मिला के कितने होंगे आपके पास, 4 टीजीटीज होंगे आपके स्कूल में। और अगर कोई स्कूल बड़ा है या वहां पे एनरोलमेंट ज्यादा है, तो सेक्शन बने हैं, तो वहां पे भी कॉरस्पॉन्डिंग हम चेक कर सकते हैं। तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो सबको पता है कि हमारे संसार में सबसे बड़ी जो लंबी नदी है वो कौन सी है, तो इसको भी हम इजिली लिस्ट आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन रहेगा। अब कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल, एक शिमला और दूसरी धर्मशाला। तो ये भी हमने इजिली लिस्ट आउट कर लिया है। तो आपके पास ये भी क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट का। एच नंबर पे देखो रिवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, तो इसको भी हम इजिली लिस्ट आउट कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे कितनी नदियां बहती है, तो इसको भी हम इजिली लिस्ट आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया।
आई पे देखो आप प्राइम नंबर लेस देन 20, तो आपके पास 20 से छोटे सारे जो प्राइम नंबर है उनको भी हम इजीली लिस्ट आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से है। 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो हमने इसको इजीली लिस्ट आउट कर लिया है। तो ये भी क्या हुआ आपके पास, ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ और ये भी एक सेट होगा। मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 60, तो यहाँ पे 5 के मल्टीपल लिखने हैं आपने जो 60 से कम है। तो ये होगा आपके पास 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ये सारे क्या हो गए आपके पास, मल्टीपल हो गए किसके, 5 के, जो लेस देन 60 है। तो मुझे उम्मीद है मैं ये आपको समझा पाया होगा। और अगला है के, एलसीएम ऑफ नंबर 2, 3, 5। तो एलसीएम फाइंड आउट करना है 2, 3, 5 का, तो आप इसको भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये आएगा आपके पास 30। ये आपके पास इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें भी हमने कोई क्राइटेरिया स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ये भी आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये सेट भी नहीं होगा। तो आपको समझ आया होगा कि सेट को फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा जो दिया हुआ स्टेटमेंट है आपके पास वो सेट है कि नहीं, तो वो क्या होना चाहिए आपके पास, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। यानी कि वो आपके पास पर्सन टू पर्सन और रीजन टू रीजन वेरी नहीं करना चाहिए। तो चलो थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे। यहाँ पे कुछ और है कि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है सेट को। तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए एन का उपयोग किया जाता है। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसके लिए एन का उपयोग किया जाता है जेड। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, आई होप कि आपको इंटीजर्स पता होंगे। ये आपके पास इंटीजर्स होंगे, इनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, तो वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से। रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेशनल नंबर मीन्स टू से द नंबर विच कैन बी रिटन एज p अपॉन q but p not equal to 0, that's called as rational number। denoted for the set of all real number, जो सारे रियल्स नंबर है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। और रियल नंबर क्या होते हैं आपको पता है कि जितने भी टाइप के नंबर है आपके पास, चाहे रेशनल है चाहे इरेशनल नंबर है, वो सारा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है आपके पास, रियल नंबर कहलाता है। जैसे कि आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, ये आपके पास होल नंबर है। ये आपके पास नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, ये सारे नेचुरल नंबर है। और 2, 4, 6, 8 ये आपके पास इवन नंबर है। 1, 3, 5, 7 ये आपके पास ऑड नंबर है। और ये आपके पास इरेशनल नंबर है 2, 3, 100, 105, ये सारे इरेशनल नंबर है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये तो सारे क्या हो गए, ये वाले जो यहाँ पे मैंने लिखे ये सारे रैशनल नंबर हो गए, क्योंकि इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो ये वाले हो गए, ये क्या हो गए आपके पास, ये हो गए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी कि जो रियल नंबर है उन वो किसका कॉम्बिनेशन है आपके पास, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। तो जिसको आर से हम डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं आपको नंबर लाइंस का पता होगा। ये यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 1, 2, 3, तो ये सारे क्या हुए आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर हुए। तो कुल मिला के इनको नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। इनको सारे को क्या बोलेंगे हम, नेचुरल नंबर भी बोलेंगे। तो z प्लस और n को सेम भी बोल सकते हैं हम, n और z प्लस को हम सेम भी बोल सकते हैं। तो q प्लस क्या है आपके पास, द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर है आपके पास पॉजिटिव होंगे। कौन से रैशनल नंबर पॉजिटिव हो गया, जैसे कि 1/2,
3/7, 8/5, ये सारे क्या है आपके पास पॉजिटिव रैशनल नंबर है और इनको हम किससे डिनोट करेंगे, Q प्लस से। और ये R प्लस क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। जो पॉजिटिव रियल नंबर है आपके पास उसको हम R प्लस से डिनोट करते हैं। तो अपनी नोटबुक पे अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपने और फिर बार बार उसको रिवाइज करना है। तो मूव करेंगे फर्दर। तो आगे है आपके पास कि हम सेट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सेट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। यानी कि ऑब्जेक्ट्स बोलो, चाहे एलिमेंट्स बोलो, चाहे मेंबर्स बोलो, वो ये सारी क्या है, सिनोनिमस टर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आपके पास क्या होंगे, 1 2 3 4 5 ये होंगे। और ये ध्यान में रखना है आपने कि जो ये 1 2 3 4 5 लिखा मैंने, इनको क्या बोलेंगे आप, ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो, एलिमेंट्स बोल सकते हो, या मेंबर्स बोल सकते हो। तो ये जो सेट है इसको मान लो मैंने ए से रिप्रेजेंट करा। तो यहाँ पे नंबर सेकंड पे यहाँ पे लिखा है सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे जो सेट होगा वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आप उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। और थर्ड पे मैंने क्या लिखा है, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर ABCXYZ। यानी कि ये आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे अंदर, उसको अगर वो वर्ड्स में है तो आप क्या करोगे, उसको अल्फाबेट्स में होंगे अगर, तो उसको आपने स्मॉल से लिखना। और सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी आपके पास, ये आपके पास होगी कैपिटल लेटर से। और हमेशा जो एलिमेंट्स है उनको कॉमास के द्वारा वो अलग किया जाता है और इस वाले ब्रेसेस में लिखा जाता है। जो करली ब्रेसेस दिख रहे हैं आपको, इसको इसके अंदर लिखा जाता है एलिमेंट्स को। तो ये क्या हुआ आपके पास, सेट का रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे 3 बातें याद रखनी है आपने कि जो सेट को हम या करली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे और सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉमास के द्वारा सेपरेट किया जाएगा और सेट की रिप्रेजेंटेशन आपके पास कैपिटल लेटर से होगी। तो यहाँ पे 2 फॉर्म्स है जिसके द्वारा आप सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक है आपके पास रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरी आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर being separated by commas and are enclosed within braces. For example, the set of all positive integers less than 7 is described in roster form as 2 4 6. Some, for example, more example of representing a set in a roster form are given below. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है आपके पास। तो जो हमने अभी बात करी कि नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये जो हमने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया था, इस सेट को हमने रिप्रेजेंट किया था इस करली ब्रेसेस के अंदर। तो ये क्या कहलाएगी आपके पास, ये कहलाएगी आपके पास कौन सी फॉर्म, सेट रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, या तो रोस्टर फॉर्म बोलेंगे या फिर टेबुलर फॉर्म। यानी कि अब हमने इसका एक टेबल बना दिया और ये कौन सी फॉर्म होगी आपके पास, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है करली ब्रेसेस के अंदर, और एलिमेंट्स को कैसे सेपरेट किया जाता है इसमें कॉमास के द्वारा। तो नेक्स्ट है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें आपने सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म को लिखना है, सेट बिल्ड फॉर्म। यानी कि ये बना कैसे, जो यहाँ पे स्टेटमेंट थी उसी के आधार पे आपने इसको बनाना है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बात करी इसने कि ये पहला एग्जांपल दिया था कि ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। तो ये आए थे आपके पास 2 4 और 6। तो चलो थोड़ा सा मूव करेंगे आगे। अगला है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म।
तो चलो इसको पढ़ेंगे हम कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set possesses a single common property which is not possessed by the any elements outside the set. For example, in the set of A, E, I, O, U, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है अल्फाबेट्स का, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। ये आपके पास ये वाली टेबुलर फॉर्म है, इसकी आपने सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे हम कि ये x क्या है, x ऐसा एलिमेंट है। तो क्या है x के बारे में, आपने इस तरह इसकी स्टेटमेंट बनानी है कि x इज अ वोबल वोबल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये आपने एक स्टेटमेंट बना दी, सेट कर दी इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई आपके पास, ये बन गई आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म ये वाली, और ये बन गई आपके पास टेबुलर फॉर्म। यानी कि आपने यहाँ पे क्या लिखा, जब आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा तो आपने ये सारे एलिमेंट्स इस तरह लिख दिए। अब इसको स्टेटमेंट बनानी है, इसको सेट करना है आपने, यानी कि स्टेटमेंट बनानी है। ये ए ई आई ओ यू क्या है, तो आपने ये लिखना है कि ए में ऐसे एलिमेंट है जिसको आपने x से रिप्रेजेंट करा, मतलब इसको आपने x मान लिया। अब कि a में x टाइप के एलिमेंट्स है जिसमें x क्या है, वोबल्स है इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो थोड़ा सा और मूव करेंगे आगे। अगला है आपके पास, ये थ्योरी पार्ट है, पहले हम इसको अच्छे से सीखेंगे और तभी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब है आपके पास एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को नल सेट या वॉइड सेट भी बोला जाता है। यानी कि बोलने का मतलब, एम्प्टी का मतलब है कि एम्प्टी हो, खाली है। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। फॉर एग्जाम्पल एक्स, यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म दी है आपको कि एक्स में ऐसा एलिमेंट है, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th प्रेजेंटली स्टडिंग इन द स्कूल। तो आप इजीली इसको जाके क्लास में जाके पता कर सकते हो कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट है। मान लो यहाँ पे 40 स्टूडेंट है आपके पास, तो आपने पता करा। अब बी, तो इसमें कोई ना कोई आपके पास एलिमेंट्स रहेंगे इस वाले में, तो ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ। परंतु बी में देखो, एक्स एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेज 10th एंड +1, यानी कि 11th क्लास में। तो क्या ऐसा संभव है कि जो बच्चा साइमल्टेनियसली अभी 10th क्लास में भी पढ़ रहा है और +1 क्लास में भी पढ़ रहा है? तो ऐसा संभव नहीं है। और ये कौन सा सेट होगा आपके पास, नल सेट होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आंकड़े, आपके पास कोई भी डेटा यहाँ पे उपलब्ध नहीं रहेगा, क्योंकि दो क्लास हम साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी है जो आपने यहाँ पे ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन बी इज एम्प्टी सेट। तो अभी मैंने बताया कि बी कैसा है, नल सेट है, यानी कि एम्प्टी सेट है। वाइल ए इज नॉट एन एम्प्टी सेट, और ए आपके पास एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई डाटा आपके पास उपलब्ध है। और ये किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, तो एम्प्टी सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई पढ़ेंगे इसको, या फिर इस ब्रेसिस को ऐसे लिख सकते हैं, और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो आपने समझ जाना कि ये किसका है। या तो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से, या फिर इस तरह ये आपके पास जो करली ब्रेसिस है इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपके पास, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो आपके पास क्या है, नल सेट के एग्जाम्पल रहेंगे। तो आपने इसको वीडियो को पॉज करना है और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करना है, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है। परंतु जो मेन कंसेप्ट था वो यही था कि किसी भी सेट के अंदर यदि अगर एलिमेंट्स नहीं होंगे तो आप उसको क्या बोलोगे, नल सेट बोलोगे। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो भी आपको समझ आया होगा। अब है आपके पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है लिखी हुई, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट। यदि किसी
सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो उसको आप क्या बोलोगे, फाइनाइट सेट बोलोगे। और अगर उसको आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओ तो उसको क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूं, यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं, इसको आप समझने का प्रयास करें। लेट W be the set of the days of the week, then W is finite। क्यों होगा फाइनाइट? कि एक जो वीक है उसके अंदर जो डेज होते हैं उनकी बात हो रही है, इसको आपने W से डिनोट करा है, तो सबको पता है कि इसके अंदर हाँ ये संडे होगा, फिर मंडे होगा, फिर ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा और सैटरडे होगा। तो ये क्या है, आपने एक कैलकुलेट कर लिया और आपने फाइंड आउट कर लिया कि इसमें कितने 7 डेज होते हैं वीक में और जिनके नाम ये है। परंतु अगर मैं बात करूं कि स्टार्स को कैलकुलेट करो यूनिवर्स में स्टार्स को कैलकुलेट करो, तो क्या इसको कैलकुलेट करना संभव है? यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ, जिनको हम काउंट यहाँ पे काउंटिंग भी नहीं लिख पाएंगे, उतने नंबर्स ऑफ स्टार है। तो ये कौन सा सेट होगा आपके पास, इनफाइनाइट सेट होगा। और ये जो डेज है आपके पास, ये कौन सा होगा, फाइनाइट सेट होगा ये आपके पास। तो यहाँ पे कुछ और उदाहरण भी लिखे। लेट S be the set of the solution of the equation x square minus 16 is equal to 0, then S is finite। तो यहाँ पे बात कर रहा है ये कि आपके पास ये दिया है क्या, एक्स स्क्र माइनस 16। तो ये जब इसकी बात करेंगे एक्स स्क्र माइनस 16 की, तो यहाँ पे ये 16 पार को चला जाएगा तो ये हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16। तो ये क्या बनेगा आपके पास, प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे आपके पास x की दो वैल्यू मिली जो इसके सॉल्यूशन रहेंगे, +4 एंड -5। तो आई होप कि आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का भी पता चला होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अगला है आपके पास इक्वल सेट। अब ये इक्वल सेट क्या है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट ए इक्वल टू। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वल सेट को, ए इक्वल टू बी, इस तरह किया जाता है। और अदरवाइज इसको क्या बोलेंगे, सेट आर अनइक्वल। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे और मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एलिमेंट 2, 4, 6 और 8 है और बी के एलिमेंट आपके पास क्या है, बी के एलिमेंट आपके पास क्या है, बी के एलिमेंट है 8, 2, 4, 6, ये है आपके पास। तो क्या ये बराबर है, इक्वल सेट है? तो आप अगर ए और बी को कंपेयर करो तो आप पाओगे कि जो हर एक ए का एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू द एलिमेंट ऑफ बी। तो यानी कि आपके पास क्या होगा कि ए इक्वल टू बी होगा। और वट एवर में बी द सीक्वेंस, ये आपने ये ध्यान रखना है कि इसकी सीक्वेंस जो मर्जी होगा, परंतु ए का जो हर एक एलिमेंट हो किससे बिलोंग करना करेगा, बी से बिलोंग करेगा। तभी आप क्या बोलोगे, ए बिलोंग टू बी, यानी कि ए किसके बराबर है, बी के। तो इसको क्या बोलेंगे आप, इक्वल, इसको बोलेंगे आप इक्वल सेट। अच्छा, अब दूसरा है आपके पास सी। सी अगर मैं लिखता हूं और इसके एलिमेंट मैंने लिख दिया 1 एंड 3, तो क्या बी और सी आपके पास इक्वल सेट है? तो बिल्कुल नहीं है। बी किसके इक्वल नहीं है, सी के नहीं है, क्योंकि जो हर एक एलिमेंट है वो मैच नहीं हो रहे। यहाँ पे आपके पास 4 एलिमेंट है बी में और सी में आपके पास केवल 2 ही एलिमेंट है। तो इसको अनइक्वल सेट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, अनइक्वल सेट बोलेंगे। और ये हुआ आपके पास इक्वल सेट। थोड़ा सा और मूव करेंगे आगे। अब है आपके पास सबसेट्स, इंपॉर्टेंट है। सबसेट्स क्या होता है, कंसीडर द सेट्स एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन यूर स्कूल।
and y set of all student in your class. So we note that every element of y is also an element of x. We say that y is subset of x. The fact that y is subset of x is expressed in the symbol. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि सबसेट का जो निशान होता है वो इस तरह का होता है, वो आपने ध्यान में रखना है. द सिंबल, जो ये वाला सिंबल है, स्टैंड फॉर इज अ सबसेट ऑफ और इज कंटेन्ड इन. इसको और क्या बोलेंगे? इज कंटेन्ड इन. तो यानी कि आपके पास जो यहाँ पे उदाहरण दे रखा है कि x क्या करता है, x रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन यूर स्कूल. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे स्कूल में, आपके स्कूल में कितने विद्यार्थी है सारे, और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप किस क्लास में पढ़ रहे हो, उस स्कूल, उस क्लास के स्टूडेंट. सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन यूर क्लास. तो यहां समझने का प्रयास करें. सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन यूर स्कूल, तो टोटल स्टूडेंट, मान लो यहाँ पे 400 स्टूडेंट है इस विद्यालय में और आपकी कक्षा में 50 विद्यार्थी है. तो ये सारे 50 विद्यार्थी इन्हीं 400 के बीच में है. तो y को क्या बोलेंगे हम कि y जो है वो सबसेट है किसका? x का है. y किसका सबसेट है? x का, यानी कि x के अंदर है ये y. तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा. यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है a set A is said to be subset of set B if every element of A is also an element of B. In other words, A subset of B if whenever A belongs to A and A also belongs to B. It is often convenient to use the symbol, ये वाला सिंबल यूज करना, विच मीन्स इम्प्लाइज यूजिंग द सिंबल वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ सबसेट एज फॉलोइंग. तो हम कैसे लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन को? ये डेफिनेशन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु आपको ये जब तक समझ नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. तो ए सबसेट ऑफ बी इफ ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी. यानी कि ये ए एलिमेंट है जो वो किसका है? ए का है, और बी का भी ये ए एलिमेंट है जो स्मॉल है आपके पास. और अगर सबसेट नहीं होगा तो आप इस तरह निशान लगाओगे, सबसेट के लिए ए लगाओगे और सबसेट नहीं के लिए ऐसे निशान लगाओगे. तो ये ध्यान में रखना है आपने. थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे. अब है आपके पास यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास, इसके बारे में हम बात करेंगे. इसको कैपिटल यू से डिनोट करा जाता है. द यूनिवर्सल सेट इज द सेट दैट हैज ऑल एलिमेंट दैट आर बीइंग इन द प्रॉब्लम. इट इज रिप्रेजेंट बाय यूजिंग सिंबल. ये दो सिंबल का उपयोग किया जाता है और जनरली हम इस वाले यू सिंबल का उपयोग करते हैं कि यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट होते हैं जो प्रॉब्लम में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए के एलिमेंट क्या है? 3, 4 और 5 है, और बी के एलिमेंट क्या है? 1 और 5 है. तो ये सारे जो एलिमेंट है वो कहाँ पे? यूनिवर्सल सेट में है. यानी कि यूनिवर्सल सेट जो है इसमें ये सारे एलिमेंट्स है. अब यहाँ पे आपको ये एक वेनर डायग्राम के जरिए बताया गया है कि ये क्या है. तो एक एलिमेंट क्या है आपके पास? 3, 4, 5 और 6. और ये 5 जो है ये कॉमन एलिमेंट है ए में भी और आपके पास बी में भी है. तो आपके पास इस यूनिवर्सल सेट में इसके अंदर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये कॉम्बिनेशन है इसका. इससे ये पता चला. तो चलो आगे मूव करेंगे. अब है आपके पास कि वेनर डायग्राम क्या है. बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह बहुत सारी प्रॉब्लम में उपयोग किया जाता है. मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट कैन बी रिप्रेजेंट बाय मीन ऑफ डायग्राम्स which are known as Venn diagram. Venn diagram are named after the English logicians John Venn. These diagram consist of rectangle. तो इसमें रेक्टेंगल्स होते हैं और क्लोज्ड कर्व्स होती है आपके पास, यूजुअली सर्कल. तो ये कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि वेनर डायग्राम में
में क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन से डायग्राम होते हैं, तो रेक्टेंगल होता है और क्लोज्ड कर्व होती है आपके पास, जिसमें यूजुअली हम किसकी बात करते हैं, सर्कल की बात करते हैं। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है वो किससे, ये वाला यूनिवर्सल सेट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये भी आपने नोट करना है अपनी नोटबुक पर कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो उसके सब सेट होते हैं उसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं जनरली। तो यहाँ पे इलिस्ट्रेशन लिखी है आपके पास, तो यहाँ पे फिगर 1.1 और 1.2 दिया है। इसके अनुसार क्या है, यूनिवर्सल सेट है जिसमें आपके पास एलिमेंट 1 से लेकर 10 तक है, इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ विच ए 2 4 6 8 10 इज अ सबसेट। तो बिल्कुल है, ये 2 4 6 8 10 इसी के अंदर है आपके पास। और ये आपके पास दूसरी इलिस्ट्रेशन है जिसके अनुसार 1 से लेकर 10 तक है। तो आपके पास ए क्या है, 2 4 6 8 है, और बी क्या है, 4 6 है, आर सबसेट। तो हाँ, ये आपके पास इलिस्ट्रेशन है, तो इसको आपने अपनी नोटबुक पर अच्छे से नोट करना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब है आपके पास ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे अब हम। ऑपरेशन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पे यूनियन ऑफ सेट। लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट which consist of all element of A and all the element of B, द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस। तो ये ध्यान में रखना है आपने कि जब आप यूनियन ऑफ सेट करेंगे, तो फॉर एग्जांपल आपके पास दो सेट है, एक ए है और दूसरा आपके पास बी सेट है, तो इसमें कुछ एलिमेंट आपके पास कॉमन भी रहेंगे। तो आपने इसका जब यूनियन निकालना है, तो आपने इस कॉमन सेट को या कॉमन एलिमेंट को, जिसको मैंने यहाँ पे शेड करा, उसको आपने ओनली वंस लिखना है, यानी कि उसको सिर्फ एक बार लिखना है। बाकी आपके पास जब यूनियन करोगे आप सेट का, तो आपके पास सारे एलिमेंट्स आएंगे, और जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको वन टाइम ही आपने लिखना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिंबल है वो ऐसे वाला यू दिख रहा है आपको, ये यूनियन को डिनोट करता है, और ये आपने यहाँ पे समझ जाना है कि जब ऐसा होगा तो ये यूनियन होगा। तो यहाँ पे ए यूनियन बी करेंगे जब आप, ए के एलिमेंट ये और बी के ये है, तो आपके पास कौन से एलिमेंट इसमें कॉमन है, 6 और 8 कॉमन है, 6 और 8 यहाँ पे भी कॉमन है। तो आपने ये सारे एलिमेंट लिखने हैं, 2 4 6 8, और जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ देना है, आपने सिर्फ एक बार लिखना है। जैसे इसके ए के पूरे लिख दिए, और जो यहाँ पे कॉमन है उसको छोड़ दिया, और बाकी 10 और 12। तो ये रहेगा आपके पास क्या, ए यूनियन बी। क्या बोला मैंने कि ए और बी के एलिमेंट को इकट्ठा करना है आपने, और जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको एक बार ही लिखना है आपने। तो ये रहेगा आपके पास ए यूनियन बी। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है यूनियन की, कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जब आप यूनियन करते हो तो ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, आपके पास सेम आएगा। या फिर ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट को फॉलो करता है, या ये इंडिपोटेंट लॉ को फॉलो करता है। यानी कि आपके पास, इसको हम एग्जांपल के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। तो ए यूनियन बी जैसे हमने यहाँ निकाला ये वाला, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं हम इस पहली प्रॉपर्टी को हल करने के लिए। अब बी यूनियन ए ले लो आप, तो बी यूनियन ए ले लो, तो बी के सारे एलिमेंट लिख दो, 6 8 10 12, और ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो कॉमन नहीं है। तो ये हो गया। तो देखो यहाँ पे ये सिमिलर आ रहा है आपके पास, ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, तो आपके पास ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसी तरह अगर आपके पास तीसरा सेट है, तो ये वाली एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ए के एलिमेंट है 2 4 6, और बी के यूनिट क्या है, आपके बी के एलिमेंट क्या है आपके पास 4 6 7 ये है, और सी के एलिमेंट क्या है आपके पास 6 8 9 है। तो
ये हमने एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करवाना है, तो पहले मैं ए यूनियन बी निकाल देता हूँ। ए यूनियन बी, तो यूनियन सी निकालो। तो ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी क्या होगा, 2 4 6 7। ये आएगा 2 4 6 7। और यूनियन सी के एलिमेंट क्या है आपके पास, 6 8 9। तो अब इसको इकट्ठा करो, तो ये आएगा 2 4 6 7 8 और 9। तो ये आया आपके पास। इसी तरह आप ये वाला करो, अब इस साइड वाला, ये तो लेफ्ट हैंड साइड था ये वाला। अब इसी तरह आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। तो राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे ए के एलिमेंट क्या है आपके पास, ये है 2 4 6। और यूनियन आपके पास बी यूनियन सी करो, तो बी यूनियन सी क्या होगा, 4 6 7 8 9। 4 6 7 8 और 9। तो जब इसको आप ये वाला करोगे, इसका भी यूनियन करोगे, तो कितना आएगा, 2 4 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे आपके पास बराबर आ गया। तो समझ जाओ कि ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अब ये आपके पास तीसरी जो प्रॉपर्टी है, इस पे ध्यान दो। ए यूनियन अगर नल सेट के साथ करोगे आप, तो ए ही मिलेगा आपको। तो ऑब्वियस है, अगर आपके पास ए सेट है कोई, मान लो ये ए क्या है, 2 4 और 6 है। और आपके पास अगर कोई दूसरा क्या है, नल सेट है, कोई आपके पास नल सेट है, तो ये क्या आएगा आपके पास, ये दोबारा से यही मिलेगा, 2 4 6। तो ये दोबारा से वही मिला आपको जो सेट था आपके पास। तो ये क्या है आपके पास, लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, यानी कि फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। मतलब आइडेंटिटी का मतलब है कि ये इस एलिमेंट को, जो आपके पास ए सेट है, इसको एज इट इज रखेगा अगर आप इस पे नल सेट ऑपरेट कर देते हो तो। अब है अगला ए यूनियन ए। तो ए यूनियन ए करोगे तो आपके पास ए ही आएगा, यानी कि ए के एलिमेंट आपके पास 2 4 6 है। और दूसरे ए के सेट भी क्या है, 2 4 6 है आपके पास। और अगर आप ए यूनियन ए करोगे, तो ए यूनियन ए करने से क्या, हम कॉमन यूनिट को सिर्फ एक बार लिखते हैं, तो ये 2 4 6 करें आएगा ये आपके पास, जो किसके बराबर है, ए सेट के बराबर है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंडी हम आइडम्पोटेंट लॉ। और फिर है लॉ ऑफ यूनिवर्स है आपके पास। अगर यूनिवर्सल सेट है और उसका आप यूनियन निकालोगे किसी सेट के साथ, तो आपके पास यूनिवर्सल सेट दोबारा से मिलेगा। तो इसको भी हम करने का प्रयास करते हैं। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं। ये है आपके पास यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है आपके पास, और उसका यूनियन करा आपने किससे, ये प्रॉपर्टी है कोई आपके पास। अच्छा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा आपको, ए करते हो तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये यूनिवर्सल सेट है, और ए सेट है आपके पास 2 4 एंड 6 एंड 8। तो जब आप इसका यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालोगे किसके साथ, ए के साथ, तो दोबारा से आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट के बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। तो मैंने अभी बताया यूनिवर्सल सेट का आपने यूनियन लिया ए के साथ, तो जब हम इनका यूनियन करेंगे, तो हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, और जो कॉमन एलिमेंट्स होगा उसको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जैसे कि यूनियन था, वैसे ही आपके पास इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब है आपके पास कॉमन सेट को आपने यहाँ पे
लिखना है। द इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। यानी कि आपने दो सेट से आपके पास ए और बी, इसके जो इस सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आपके पास क्या रहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स रहेंगे। और इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इसको क्या बोलेंगे आप, इंटरसेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे इसमें ए में आपके पास ये एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। और बी में आपके पास कौन से एलिमेंट है, 2 3 5 7। तो यहाँ पे आपने कॉमन एलिमेंट निकालना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। कॉमन एलिमेंट क्या रहेंगे इनमें, इनमें रहेंगे 2 3 5 एंड 7। ये आपके पास कॉमन सेट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर दो सेट है आपके पास ए और बी। तो जिसमें आपके पास जो ये कॉमन यूनिट है या कॉमन एलिमेंट है उसको आप क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है जो फॉलो होती है। तो ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, वो कॉम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करेगा आपके पास। तो ये भी आपके पास फॉलो होगा और एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होगा और लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल ये भी आपके पास होगा। और ये वाला जो चौथी प्रॉपर्टी है आपके पास आइडेम्पोटेंट लॉ, ये भी आपके पास फॉलो होगा यहाँ पे। तो आप इस एग्जाम्पल में, ये आपके लिए होमवर्क है, इस एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल के जरिए आप ये सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करवाने की कोशिश करें। सारी फॉलो होती है कि नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है। फिर अगला है आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ आ सेट। Complement of a set. Let U be the universal set and A is a subset of U. Then the complement of A is the set of all elements of U which are not the element of A. Symbolically we write A complement। ये इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या है, A complement X, X belongs to the universal set and x not belongs to A. Obviously A complement is equal to U minus A। आपने यूनिवर्सल सेट में से जो ए सेट है उसको घटा देना है और उसके अलावा जो बचेंगे वो क्या रहेंगे आपके पास, वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इसमें यूनिवर्सल सेट 1 to 10 दिया है आपके पास और ए एलिमेंट दे रखा है आपके पास, ए के एलिमेंट दे रखे 1 3 5 7 9। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो अभी जैसे हमने बात करी कि ए का कॉम्प्लीमेंट आप जब निकालोगे आप तो क्या करोगे, ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से घटा दोगे, यानी कि ए और यूनिवर्सल सेट में जो कॉमन होगा उसको हटा दोगे। उसके अलावा जो बचेंगे वो क्या रहेंगे आपके पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो आपने अपनी नोटबुक पर नोट करनी है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ है, फॉलो करेगा ये। अगर आपके पास ए सेट है और उसका आपके पास उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हो आप, कोई सेट है आपके पास ए और उसका कॉम्प्लीमेंट सेट है, जैसे यहाँ पे ए और ए डैश है, ये वाला और ये है आपके पास, तो इनका जब यूनियन करेंगे आप तो ये यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा, तो ऑब्वियस करेगा। तो आपके पास ए में जो एलिमेंट है वो आपके पास ए डैश में नहीं होंगे, परंतु वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ए यूनियन और ए कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होगा आपके पास वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। और ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट या डैश भी पढ़ोगे, आप इसका इंटरसेक्शन करोगे तो उसमें कोई भी एलिमेंट आपके पास कॉमन नहीं होगा और वो नल सेट होगा। तो ऑब्वियस है यहाँ पे अगर देख पा रहे हो आप, ए और ए डैश का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये फाई रहेगा, यानी कि नल सेट रहेगा। और जो आपके पास ए यूनियन ए डैश रहेगा वो आपके पास यूनिवर्सल
सेट रहेगा। अब डी मॉर्गन्स लॉ इसके अनुसार क्या है कि ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट करोगे तो सबसे पहले आपने ए यूनियन बी करना है। अगर दो सेट होंगे आपके पास तो इनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो आपके पास किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये अच्छे से नोट करनी है आपने सारी बातें। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन, तो यानी कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट, कोई आपके पास सेट है ए, इसका अगर आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया यानी कि आपने इसका डैश ले लिया तो दोबारा से जब डैश लोगे तो ये आपके पास किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। तो अगर यहीं पे हम इसको करने का प्रयास करें तो यहाँ पे ए डैश कितना आया, ए सेट था आपके पास कितना 1 3 5 7 और 9, और ए डैश कितना आया था अगर हम यहाँ पे करने का प्रयास करें इसको, तो यहाँ पे ए डैश कितना आया था आपके पास, यहाँ पे ए डैश आया था आपके पास 2 4 6 8 और 10। और अगर हम इसका भी कॉम्प्लीमेंट ले ले, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले ले तो आपने अभी ये वाले एलिमेंट घटा देने हैं यूनिवर्सल सेट में से, तो क्या बचेगा आपके पास 1 3 5 7 और 9। तो जो किसके बराबर आया पुनः आपके पास ए के बराबर आया। तो ये सारी बातें हैं इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में। हम इसको एग्जाम्पल के जरिए भी समझने का प्रयास करेंगे। अब है आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट, बिल्कुल अब घटाना है जैसे हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में किया था, लगभग वैसा ही है यहाँ पे भी। और यहाँ डिफरेंस का मतलब माइनस है। द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। सिंबॉलिकली वी राइट ए माइनस बी एंड रीड एज ए माइनस बी। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते ए माइनस बी और इसको ऐसे पढ़ सकते हैं हम। अब यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल दिया है और इसके ए के एलिमेंट दिए 1 2 3 4 5 6 और बी के एलिमेंट दिए 2 4 6 8। तो हमने इसको ए माइनस बी करना, ए में से आपने बी वाले घटा देने, मतलब जो बी के एलिमेंट है वो आपने ए में से घटा देने और इसके अलावा जो बचेंगे वो क्या होगा, ए माइनस बी होगा। 2 4 6 8 घटा दो, यहाँ से 2 भी हटा दो, 4 भी हटा दो, 6 भी हटा दो, तो क्या बचा 1 3 5। तो a माइनस बी कितना आया आपके पास 1 3 5 आया। तो आई होप कि समझ आया होगा आपको। इसी तरह आपने b माइनस ए करना है। अब b में से a वाले घटा देना है, b में से a घटा दिया तो क्या बचा 2 4 और 6, तो क्या बचा आपके पास सिर्फ 8 बचा। तो b माइनस ए क्या आया आपके पास 8 आया। तो इसको आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये था आपके पास सेट्स का थियोरेटिकल पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आपने इसको अच्छे से नोट करना है, अपनी नोटबुक पर बार बार रिवाइज करना है। कोई भी अगर परेशानी आती है तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूले, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो ये हमने जो 11th क्लास का मैथमेटिक्स वाला सीरीज शुरू किया है कंटिन्यू रहेगा। तो आप इस चैनल पे बने रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। मैथमेटिक्स के जो भी डाउट होंगे आपके सिलेबस से रिलेटेड, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि मैं आपके हर एक डाउट का समाधान कर पाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।